दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी सार संग्रह श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे सामान्य अध्ययन का अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इसमें हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक वीडियो में कवर करेंगे। आइए जान लेते हैं उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को जो आज की वीडियो में शामिल किए जाएंगे। बायोम एवं जैवमंडल, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत का क्षरण एवं ओजोन परत संरक्षण तथा विविध प्रकार के प्रश्न। दोस्तों यह वीडियो यूपीएससी, विभिन्न राज्यों की राज्य सेवा परीक्षाओं जैसे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, बैंक, एसएससी और रेलवे के साथ साथ अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी, सीटीईटी और यूपीटीईटी आदि के पर्यावरण खंड के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो कंप्लीट पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी एक वीडियो में। देखिए पहला प्रश्न है आज की वीडियो का, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी किनके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी दोस्तों किनके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, तो ये है जीव और वातावरण के मध्य। पारिस्थितिकी या जिसे हम इंग्लिश में इकोलॉजी कहते हैं, यह जीव और वातावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं। तो पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक हैं, जैविक संघटक, अजैविक संघटक या भौतिक संघटक या ऊर्जा संघटक। तो 3 प्रमुख घटक जैविक, अजैविक, भौतिक तथा ऊर्जा संघटक। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो अर्नी नेस ने सबसे पहले डीप इकोलॉजी या गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। तो दोस्तों ये स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं, घास स्थल, वन तथा मरुस्थल। अगला प्रश्न है, एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उनकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, तो इस शब्द को पारिस्थितिक कर्मता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो ये नियम दिया था रेमंड लिंडमैन। रेमंड लिंडेमैन ने 10% का नियम दिया था। 10% का नियम किससे संबंधित है, तो ये ऊर्जा के खाद्य के रूप में एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक पहुंचने से संबंधित है ऊर्जा का 10% का नियम। अगला प्रश्न है, धारणीय या जिसे कि अस्थायी विकास कहा जाता है। दोस्तों अस्थायी विकास, सतत विकास, धारणीय विकास, इंग्लिश में इसको एक शब्द सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से अभिहित किया जाता है। तो सबसे पहले धारणीय विकास, सतत विकास या अस्थायी विकास की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। ब्रूटलैंड कमीशन ने वर्ष 1987 में सबसे पहले धारणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है। दोस्तों सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र आपका महासागर है। अगला प्रश्न है, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संबंध में किस प्रकार के जीव अपघटक कहलाते हैं। तो अपघटक जीव ऐसे होते हैं जो पर्यावरण में खराब चीज़ें होती हैं उनको बायोडिग्रेडेबल यानी जिनको वो अपघटित करते हैं और फिर से वो मृदा में मिलकर पौधों के लिए पोषक स्तर या पोषक तत्वों का काम करते हैं। तो ये कवक और जीवाणु जैव अपघटक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है। दोस्तों स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा यानी अपराइट होता है। जीव भार का पिरामिड बायोमास पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा या विपरीत दिशा में बनता है। तो जलीय पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड उल्टा बनता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र, इंग्लिश में बायो जियो केमिकल साइकिल, जैव भू रासायनिक चक्र किसी पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहा जाता है। अगला प्रश्न, समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तो ये फाइकोप्लैंक्टन समुद्री वातावरण में प्राथमिक उत्पादक होते हैं। अगला प्रश्न है, पारितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है। ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र को पारितंत्र का गतिक हृदय कहा जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? तो ये पारितंत्र का निर्माण करते हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? तो ये दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य को माना जाता है, यानी सोलर रेडिएशन या सौरिक विकिरण को ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है। आइए देखते हैं इस चार्ट के माध्यम से भारत में रामसर आर्द्रभूमियाँ। दोस्तों रामसर ईरान में एक शहर है और यहाँ पर आर्द्रभूमि या नम भूमि, जिसको कि वेटलैंड्स कहा जाता है, उनके संरक्षण के लिए एक समझौता किया गया था जिसे रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। भारत में रामसर के अंतर्गत जो 37 आर्द्रभूमियाँ हैं उनके बारे में इस चार्ट के माध्यम से देखते हैं। पहला है दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य में। जम्मू कश्मीर राज्य में जो आर्द्रभूमियाँ हैं उसमें बुलर झील, होकेरा आर्द्रभूमि और सुरिनसर मानेसर, ये आर्द्रभूमियाँ जम्मू कश्मीर में हैं। लद्दाख में सोमोरीरी झील, हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल, पोंग डैम झील, रेणुका जो कि सबसे छोटी आर्द्रभूमि है। तो हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल, पोंग डैम और रेणुका सबसे छोटी आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में है। पंजाब में जो है हरके बैराज, ये कृत्रिम आर्द्रभूमि है। उसके बाद कांजली झील, रोपड़ झील, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, केशोपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व और नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य, ये पंजाब की प्रमुख आर्द्रभूमियाँ हैं। केरल में अष्टमुदी झील, सष्टम कोट्टा और बेम्बनाड झील, ये रामसर आर्द्रभूमियों के अंतर्गत शामिल हैं। राजस्थान में सांभर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल है। उड़ीसा में दोस्तों जो प्रमुख आर्द्रभूमियां हैं उसमें चिल्का झील और भितरकनिका मैंग्रोव हैं। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील और असम में दीपोर झील स्थित है। तमिलनाडु में जो आर्द्रभूमियां हैं वो पॉइंट कैलिमर वन्यजीव अभ्यारण्य है। त्रिपुरा में रुद्रसागर झील, मणिपुर में लोकटक झील दोस्तों ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल है। और उत्तर प्रदेश में देखिए ऊपरी गंगा नदी तंत्र, ब्रज घाट से नरौरा तक, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य और सरसई नवार झील, ये उत्तर प्रदेश में प्रमुख आर्द्रभूमियां हैं जो कि रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि, सुंदरवन, ये दोनों, तो सुंदरवन दोस्तों सबसे बड़ा आर्द्रभूमि क्षेत्र है भारत का। मध्य प्रदेश में भोज आर्द्रभूमि है और गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य तथा महाराष्ट्र का नंदुर मधमेश्वर, ये दोस्तों भारत में रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत शामिल आर्द्रभूमियां हैं। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले दोस्तों एजी टांसले नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो याद रखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सबसे पहले एजी टांसले ने किया था। अब आइए देखते हैं बायोम एवं जैवमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है पृथ्वी पर पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहे जाते हैं? तो ये बायोम कहे जाते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? जलीय बायोम। और आप जानते हैं कि पृथ्वी का 3/4 हिस्सा जल है। सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सा है? टुंड्रा बायोम। टुंड्रा जो ऊपरी अक्षांशों में पाया जाता है, अधिकतर बर्फ से ढके रहने वाले ये क्षेत्र हैं और ये सबसे कम जैव विविधता और जैव भार वाला बायोम है। जैवमंडल यानी बायोस्फीयर के अंतर्गत किन संघटकों को शामिल किया जाता है? तो जैवमंडल के अंतर्गत दोस्तों जैविक और अजैविक घटकों को शामिल किया जाता है। कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों से संबंध स्थापित करता है? ये होता है खाद्य जाल या फूड वेब। फूड खाद्य जाल जो होता है ये किसी समुदाय के सभी जीवों से संबंध स्थापित करता है। अगला प्रश्न है सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? तो दोस्तों सभी उपभोक्ता जो होते हैं ये परपोषी होते हैं। और की स्टोन प्रजातियां किसे कहा जाता है? तो ये बॉक्स में देखिए स्पेशल फैक्ट के अंतर्गत दिया गया है कि वे जातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता और जैव भार की अल्पता के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं, उन्हें की स्टोन प्रजाति कहा जाता है। एबोनी और महोगनी वृक्ष किन वनों से संबंधित हैं? तो एबोनी और महोगनी ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित हैं। इसके अलावा देखिए साल, सागौन और शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? मानसूनी बायोम के। किस बायोम की भूमि अम्लीय और अल्प खनिज वाली होती है?
शंकुधारी वन बायोम की जो भूमि होती है ये एसिडिक और बहुत कम मात्रा में खनिज वाली भूमि होती है। अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पारिस्थितिकी उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जो पारिस्थितिकी उत्पादन होता है ये पहले बढ़ता है, फिर ध्रुवों की ओर यानी अत्यंत उच्च अक्षांशों पे ये कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है। तो ये अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है। अगला प्रश्न, किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है। तो विषुवतीय वन बायोम में प्राथमिक उत्पादकता या प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक होती है। विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है। विक्षुब्ध का मतलब ये कि सबसे ज़्यादा जिसको डिस्टर्ब किया गया है, तो ये मानसूनी बायोम विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिकी शत्रु किस वृक्ष को कहा जाता है। दोस्तों, यूकेलिप्टस वृक्ष जो होता है इसको पारिस्थितिकी शत्रु या पारिस्थितिकी का दुश्मन कहा जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत से पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सागर जल के नितल यानी तलहटी में रहने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। तो सागरी जल के नितल यानी तलहटी में रहने वाले जीवों को दोस्तों एक शब्द में बेंथस कहा जाता है, याद रखिएगा, बेंथस। रेंडियर किस बायोम का जंतु है। ये टुंड्रा बायोम का जंतु है रेंडियर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में वन सर्वेक्षण विभाग यानी फॉरेस्ट सर्वे डिपार्टमेंट द्वारा कब से वन स्थिति का प्रकाशन किया जा रहा है। तो वन रिपोर्ट का प्रकाशन वर्ष 1987 से भारत में किया जा रहा है। दोस्तों, देहरादून में स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान इसके द्वारा प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर, याद रखिएगा, प्रति वर्ष वन सर्वेक्षण रिपोर्ट नहीं बल्कि देहरादून में भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान द्वारा प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। अगला प्रश्न है, लानोस तथा कैंपोस घास किस बायोम में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास बायोम में। और कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है और सामान्यतः प्रवासी होती है। ये अम्ब्रेला प्रजाति है। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है। पतझड़ वाले वन प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है। अनुकूलतम बायोम, दोस्तों ऑप्टिमम बायोम की दशाएं किस बायोम में पाई जाती हैं। तो ये अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम में अनुकूलतम बायोम की दशाएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, हाथी घास या एलिफेंट ग्रास किस बायोम की एक प्रमुख घास है। ये सवाना बायोम की है। और किसी बायोम में प्राणियों का जीवन उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनकी संख्या में किस पर निर्भर करती है। दोस्तों, किसी बायोम में प्राणियों का जीवन, उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता और उनकी संख्या बायोम की संरचना, सकल बायोमास और जातियों के संगठन पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, विश्व के किसी बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है। तो शीतोष्ण घास बायोम जो हैं इन क्षेत्रों को प्रमुख अन्न भंडार और दुग्ध व्यवसाय का केंद्र माना जाता है। अगला प्रश्न है कि स्टोन प्रजातियों का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि पारितंत्र की अन्य प्रजातियां की स्टोन प्रजातियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती हैं और की स्टोन प्रजातियों के विलुप्त होने पर अन्य प्रजातियां भी विलुप्त हो सकती हैं। तो इसलिए की स्टोन प्रजातियों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है, पौधों की जाति और उनकी संरचना और वृद्धि किस पर निर्भर करती है। तो ये निर्भर करती है पर्यावरण के भौतिक और जैविक कारकों के अंतर संबंधों पर। ये देखिए, पर्णपाती वन यानी ऐसे वन जो अपने पत्ते एक निश्चित समय में गिरा देते हैं। पर्णपाती वन किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं। ये मानसूनी वन बायोम में पाए जाते हैं। 2 भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य स्थित संक्रमण मंडल क्या कहलाता है। इकोक्लाइन, इकोक्लाइन कहते हैं 2 भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य स्थित संक्रमण मंडल को। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी। याद रखिएगा दोस्तों, चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन ने सबसे पहले पारिस्थितिकी स्तूप की कल्पना की थी। अगला प्रश्न है, भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी उष्ण स्थल या इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट की संज्ञा दी जाती है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय भारत में जो हैं वो पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम जो होता है इनको पृथ्वी का फेफड़ा यानी लंग्स ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है।
अब आइए देखते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जैव विविधता का क्या अर्थ होता है? दोस्तों, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतुओं यानी पेड़ पौधे तथा जंतुओं की उपस्थिति, जो विविध प्रकार के होते हैं, उनकी उपस्थिति को जैव विविधता कहा जाता है। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? वाल्टर जी रोसेन। वाल्टर जी रोसेन ने सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, किस भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता जो है सर्वोच्च होती है, इसलिए उस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। दोस्तों, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, ये सब जो हैं इनकी स्थापना जैव विविधता को संरक्षण करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2011 से 2020 को किस रूप में घोषित किया गया था? किस दशक के रूप में? तो ये जैव विविधता दशक के रूप में यानी बायोडाइवर्सिटी डिकेड, इसको घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2011 से 2020 को। हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? नॉर्मन मायर्स ने वर्ष 1988 में सबसे पहले तप्त स्थल या हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किया था। हॉटस्पॉट क्या है दोस्तों? तो एक ऐसा क्षेत्र जो पारिस्थितिकियों की दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक होते हैं, जहां स्थानिक जातियां या इंडेमिक स्पीसीज की उपलब्धता और जैव विविधता अधिक पाई जाती है, ये जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाते हैं। और वर्तमान में विश्व में जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या 36 है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया है? ये चेन्नई, तमिलनाडु में वर्ष 2003 में स्थापित किया गया है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। भारत में लेह बेरी के नाम से कौन सी पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है? ये है सी बकथोर्न। सी बकथोर्न झाड़ी जो है ये लेह बेरी इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। एम स्ट्रिप्स शब्द किससे संबंधित है? ये बाघ अभ्यारण्यों के रख रखाव से संबंधित होता है एम स्ट्रिप्स। भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि या जैव सुरक्षा बायो जो सेफ्टी प्रोटोकॉल है, इस पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो बायो कंजर्वेशन प्रोटोकॉल दोस्तों, इस पर भारत ने 23 जनवरी 2001 को हस्ताक्षर किया था। अगला प्रश्न है, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप पर्यावरण को किस प्रकार हानि पहुंचाता है? तो ये जो पादप है दोस्तों, जिसका नाम प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा है, ये जिस क्षेत्र में उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है। अगला प्रश्न है, भारत में सिंह पुच्छी बानर, जिसको कि मकाक कहा जाता है, इसका प्राकृतिक आवास कहाँ है? तो भारत में सिंह पुच्छी बानर का प्राकृतिक आवास तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में पाया जाता है। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? वर्ष 2002 में भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस पक्षी के विलुप्त हो जाने के कारण मॉरिशस की सिडरॉक्सी ग्रांडिफ्लोरम नामक पादप प्रजाति विलुप्त हो गई? तो ये डोडो पक्षी के विलुप्त हो जाने के कारण मॉरिशस में सिडरॉक्सी ग्रांडिफ्लोरम नामक एक पादप की प्रजाति विलुप्त हो गई थी, क्योंकि ये जो डोडो पक्षी होता था ये उपर्युक्त पौधे के फल को खाकर उसके बीजों के अंकुरण में सहायता करता था। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान यानी मेरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्रों का चयन किया गया है, ये क्षेत्र कौन से हैं? तो सबसे अधिक जो जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत जो सबसे संवेदनशील क्षेत्र है वो पश्चिमी घाट है और श्रीलंका। दूसरा है इंडो बर्मा क्षेत्र, तीसरा पूर्वी हिमालय और चौथा सुंडालैंड जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो ऐसे तो मुख्य 2 हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय क्षेत्र, लेकिन इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ये भारत के 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट या तप्त स्थल क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्लाइंग फॉक्स यानी उड्डयन बगुल, जिसको कि ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है, ये क्या है? तो फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ों की एक प्रजाति है। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट में किस संगठन से संबंधित है? IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये प्रकाशित करता है रेड डाटा बुक या लाल किताब को।
अगला प्रश्न है, कौन सी औषधि गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है? तो ये डाइक्लोफेनिक सोडियम जो है ये जानवरों को दर्द निवारक के रूप में दिया जाता है। यही औषधि गिद्धों के संख्या में कमी का कारण है। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? बल्लभगढ़, हरियाणा में। वृक्षों पर रहने वाले किस स्तनधारी का जूलॉजिकल नाम एलुरस फ्लंगेस है? तो दोस्तों ये रेड पांडा, लाल पांडा एक स्तनधारी है जो वृक्षों पर रहता है, जिसका जीव वैज्ञानिक नाम एलुरस फ्लगेंस है। भारत में रेड पांडा का प्राकृतिक आवास कहाँ पर है? तो उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में रेड पांडा रहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। किस समूह के जीव अमोनियम को नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं? ये नाइट्रोमोनास समूह के जीव जो होते हैं अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं। धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? दोस्तों धान का पौधा जो नाइट्रोजन है उसको अमोनियम के रूप में ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है, जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक तत्वों का प्रवेश किस माध्यम से होता है? ये पौधों की जड़ों द्वारा। और भारत में जैव विविधता का द्वार किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत में पूर्वोत्तर राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। एक प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कौन सा है? ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित साउथ बटन द्वीप भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों यानी बायो जियोग्राफिकल एरियाज में विभाजित किया गया है? तो भारत को कुल 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जब कोई समुदाय अस्थायी, परिपक्व, जटिल तथा दीर्घकालिक होता है तो उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है? उसको चरम समुदाय के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? यह है मन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न है, किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा दी गई है? नारियल को। और भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर राजस्थान में स्थित है, जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं? बाणगंगा और गंभीरी नदियां केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वनस्पति संरक्षण के लिए स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति, जिसको कि इंग्लिश में इन सीटू कंजर्वेशन कहा जाता है, इसके अंतर्गत कौन सा स्थल शामिल नहीं है? तो वानस्पतिक उद्यान या बॉटनिकल गार्डन जो होते हैं ये इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण किस विधि के अंतर्गत आता है? तो ये दोस्तों एक्स सीटू कंजर्वेशन या बाह्य स्थानीय संरक्षण पद्धति के अंतर्गत शामिल होता है। भारत में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व स्थित हैं? तो भारत में जैव मंडल या बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 18 है। अब आइए देखते हैं एक चार्ट के माध्यम से भारत के वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व। राज्यवार हम इसको देखते हैं। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों दाचीगाम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है। और वन्य जीव अभ्यारण्य जो हैं वो शीत मरुस्थल, हीकेरसर और सुरिनसर तथा मानसर, ये वन्य जीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में है। लद्दाख में हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसके अलावा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है लद्दाख में उसका नाम है चांगथांग। हरियाणा राज्य में जो राष्ट्रीय उद्यान है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। इसके अलावा कालेसर और नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में स्थित हैं। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हरियाणा में टाइगर रिजर्व नहीं है। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीरगंगा पिन वैली नेशनल पार्क और शिमला बारा नेशनल पार्क ये हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं उनमें चंद्रताल, पोंग डेम झील और रेणुका झील स्थित हैं। उत्तराखंड में जो नेशनल पार्क हैं वो जिम कॉर्बेट, ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। इसके अलावा गंगोत्री नेशनल पार्क,
गोविंद पशु विहार, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजा जी और फूलों की घाटी ये उत्तराखंड में स्थित नेशनल पार्क हैं। इसके अलावा केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों उत्तराखंड में एक टाइगर रिजर्व भी है। देखिए एक नहीं दो टाइगर रिजर्व हैं, याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट और राजा जी टाइगर रिजर्व ये उत्तराखंड में स्थित हैं। राजस्थान में जो प्रमुख नेशनल पार्क हैं उनको देख लेते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, रणथंभौर, सरिस्का, मरुस्थली या डेजर्ट नेशनल पार्क ये राजस्थान में है। इसके अलावा मुकुंदरा हिल्स या मुकुंदरा दर्रा नेशनल पार्क राजस्थान में स्थित है। जो वन्य जीव अभयारण्य हैं राजस्थान में उसमें माउंट आबू, सरिस्का, जवाहर सागर, राष्ट्रीय चंबल और वन विहार वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में स्थित हैं। दोस्तों राजस्थान में जो प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं उनमें रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स ये टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित हैं। गुजरात राज्य के बारे में देखते हैं। गुजरात में दोस्तों गिर नेशनल पार्क, मेरीन नेशनल पार्क जो कच्छ की खाड़ी में है, और ब्लैक बक तथा बंसदा नेशनल पार्क गुजरात में है। और वन्य जीव अभयारण्य गिर वन्य जीव अभयारण्य, मेरीन वन्य जीव अभयारण्य, नल सरोवर राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य, नारायण सरोवर, पूर्णा जंगली गधा जो वन्य जीव अभयारण्य हैं ये गुजरात में स्थित हैं। महाराष्ट्र में जो नेशनल पार्क हैं उसमें संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क, पेंच जिसको कि जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क, तदोबा नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नौगांव और चांदोली नेशनल पार्क ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। तथा जो वन्य जीव अभयारण्य हैं महाराष्ट्र में उनमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, फंसड, बोर, कलसूबाई हरिश्चंद्रगढ़, मेलघाट, नागजीरा, करनाला पक्षी, पेनगंगा, उमरेद पौनी, कर हांदला ये वन्य जीव अभयारण्य महाराष्ट्र में हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में जो टाइगर रिजर्व हैं उसमें मेलघाट टाइगर रिजर्व, तडोबा अंधेरी, पेंच, सह्याद्री, नौगांव, नगजीरा और बोर टाइगर रिजर्व ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। गोवा में नेशनल पार्क महावीर या मोल्लेम नेशनल पार्क है और महावीर वन्यजीव अभयारण्य गोवा में स्थित है। कर्नाटक में दोस्तों देखिए राजीव गांधी नेशनल पार्क, नागरहोल, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान तथा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में हैं। वन्यजीव अभयारण्यों में डांडेली, घाट प्रभा, चिंचोली तथा ताल कावेरी हैं, ये कर्नाटक में स्थित हैं। कर्नाटक में दोस्तों जो टाइगर रिजर्व हैं उसमें बांदीपुर टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व, दांडेली, अंसी, नागरहोल, बिलगिरी रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व ये कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। केरल में जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं उसमें अनाईमुड़ी, इराविकुलम, मथिकेट्टन, शोला, पराम्बिकुलम शोला, पेरियार और साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये केरल में स्थित हैं। इसके अलावा जो वन्यजीव विहार हैं थडेक्कड़ पक्षी अभयारण्य, इडुक्की, नैयार पराम्बिकुलम, मालाबार वन्यजीव अभयारण्य और पेरियार वायनाड वन्यजीव अभयारण्य आपके केरल में हैं। केरल में जो प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं उसमें पेरियार तथा पराम्बिकुलम प्रसिद्ध हैं। दोस्तों केवलादेव या केवलादेव पक्षी विहार साइबेरियन सारस नामक प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल है और यह मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो केवलादेव साइबेरियन सारस के लिए प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। अगला देखिए जो राज्यों में देख रहे थे हम लोग, तेलंगाना के जो नेशनल पार्क हैं उसमें ब्रह्मनंद रेड्डी, महावीर हरिना वनस्थली और मुग्रावनी नेशनल पार्क ये तेलंगाना में हैं। तेलंगाना में जो प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य हैं उसमें नागार्जुन सागर, प्राणहिता और किन्नेरसानी तथा तेलंगाना में दो दोस्तों टाइगर रिजर्व भी हैं, कवल टाइगर रिजर्व और अमराबाद। तमिलनाडु में जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है उसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामलाई, मुदुमलाई, पालनी पहाड़ियाँ, गिंडी मुकुर्थी, मन्नार की खाड़ी, सागरीय उद्यान। मन्नार की खाड़ी या मरीन जो नेशनल पार्क है ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है और ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है भारत का। और तमिलनाडु में जो वन्यजीव अभयारण्य है उसमें कोडई कनाल, पॉइंट कैलिमर, पुलिकट झील, सत्यमंगलम, कलाकाड़, वेदाथांगल, वेलुनाडु और मुदुमलाई ये वन्यजीव अभयारण्य हैं। टाइगर रिजर्व में तमिलनाडु में कलक्कड़, मुंडनथुरुई, अन्नामलाई, मुदुमलाई और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व हैं।
आंध्र प्रदेश राज्य में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान रामेश्वरम, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है। वन्यजीव अभयारण्यों में जो आंध्र प्रदेश में स्थित हैं उसमें कोरिंगा, कोल्लेरू, पुलिकट, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। और इसके अलावा टाइगर रिजर्व जो है आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, जो कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है भारत का। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कुतरू, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास यानी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। छत्तीसगढ़ में जो वन्यजीव अभयारण्य हैं उसमें अचानकमार और सीता नदी हैं, तथा छत्तीसगढ़ में स्थित जो टाइगर नेशनल पार्क हैं उसमें इंद्रावती, उदंती सीता नदी और अचानकमार हैं। ओडिशा में भितरकणिका और सिमलीपाल नेशनल पार्क हैं, तथा वन्यजीव अभयारण्यों में भितरकणिका वन्यजीव अभयारण्य, चिल्का वन्यजीव अभयारण्य, गहिरमाथा वन्यजीव अभयारण्य, नंदनकानन, सतकोसिया गार्ज तथा सिमलीपाल वन्यजीव रिजर्व ये उड़ीसा में हैं। इसके अलावा जो टाइगर रिजर्व हैं सिमलीपाल, सतकोसिया गार्ज, ये 2 प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं उड़ीसा राज्य में। पश्चिम बंगाल में बुक्सा, गोरुमारा, नेओरा वैली, सिंगीमाला, सुंदरवन और जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान हैं, तथा वन्यजीव अभयारण्य में चापमारी, वल्लभपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम बंगाल में है। और टाइगर रिजर्व में जो पश्चिम बंगाल में है बुक्सा टाइगर रिजर्व और सुंदरवन, ये पश्चिम बंगाल में स्थित प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं। त्रिपुरा में जो नेशनल पार्क हैं क्लाउडेड लेपर्ड और बाइसन यानी राजबारी नेशनल पार्क त्रिपुरा में है, तथा वन्यजीव अभयारण्यों में गुमटी वन्यजीव अभयारण्य, सोपाही जाला वन्यजीव अभयारण्य त्रिपुरा में है। मिजोरम में मुरलेन नेशनल पार्क और फवंगपुई यानी नीला पर्वत फवंगपुई नेशनल पार्क मिजोरम में है। दम्पा और थोरांटलांग वन्यजीव अभयारण्य मिजोरम में स्थित हैं, और एक बाघ अभयारण्य दम्पा टाइगर रिजर्व भी स्थित है। मणिपुर में जो नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ, जो कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है। इसके अलावा सिरोही नेशनल पार्क आपका मणिपुर में स्थित है। नागालैंड में इंटाकी नेशनल पार्क है, और फाकीम वन्यजीव अभयारण्य नागालैंड में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों नामदफा नेशनल पार्क और माउलिंग नेशनल पार्क स्थित है, तथा वन्यजीव अभयारण्यों में पखुई, सेसा आर्किड वन्यजीव अभयारण्य ये अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में नामदफा टाइगर रिजर्व और पक्की टाइगर रिजर्व तथा कमलांग टाइगर रिजर्व स्थित हैं। असम राज्यों में जो नेशनल पार्क हैं उसमें डिब्रू सेखोवा, काजीरंगा, मानस नेशनल पार्क, राजीव गांधी, ओरांग और नमेरी नेशनल पार्क असम में स्थित हैं। वन्यजीव अभयारण्यों में दीपोर व्हील, पूर्वी कार्बी एंगलांग तथा लाखोवा। और दोस्तों असम में जो प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं इसमें मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी, काजीरंगा और ओरांग प्रमुख हैं। सिक्किम राज्य में कंचनजंगा नेशनल पार्क है, तथा जो वन्यजीव अभयारण्य हैं उसमें किताम और पांगोलखा वन्यजीव अभयारण्य सिक्किम में स्थित हैं। मेघालय राज्य में जो नेशनल पार्क हैं उसमें बल्फाक्रम, नोक्रेक रिज जो गारो पहाड़ियों पर स्थित है। वन्यजीव अभयारण्यों में नोकखैलेम, सीजू, बाघमारा यानी पिचर प्लांट ये मेघालय के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य हैं। झारखंड में नेशनल पार्क है बेतवा नेशनल पार्क। इसके अलावा वन्यजीव अभयारण्यों में डालमा वन्यजीव अभयारण्य, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू वन्यजीव अभयारण्य और पोप चंची वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में स्थित है। इसके अलावा पलामू टाइगर रिजर्व भी झारखंड में स्थित है। बिहार राज्य के बारे में देखते हैं तो बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। इसके अलावा वन्यजीव अभयारण्यों में भीम बांध, गौतम बुद्ध, कांवर झील, कैमूर, वाल्मीकि या विक्रमशिला या गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है, और वाल्मीकि एक टाइगर रिजर्व है जो कि बिहार में स्थित है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, जो लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है।
और उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य हैं बखिरा, कैमूर, महावीर स्वामी, राष्ट्रीय चंबल, ओखला और पटना हैं, तथा दुधवा और पीलीभीत उत्तर प्रदेश के 2 प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं। मध्य प्रदेश में दोस्तों 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि किसी भी राज्य में अधिकतम हैं, और इसी तरह अंडमान और निकोबार राज्य में भी, संघ शासित प्रदेश में भी 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं। मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उसमें बांधवगढ़, फासिल या जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मंडला में है, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क पेंच में, उसके अलावा पन्ना नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। और जो प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य या वन्यजीव अभ्यारण्य हैं बोरी, गांधी सागर, राष्ट्रीय चंबल, पन्ना, रातापानी, सोन और घड़ियाल ने जो वन्यजीव अभ्यारण्य हैं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो टाइगर रिजर्व घोषित किए गए हैं उसमें पन्ना, कान्हा, सतपुड़ा, बांधवगढ़, संजय दुबरी और पेंच टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। दोस्तों अंडमान निकोबार राज्य में भी 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं जिसमें कैंपबेल, गालाथिया, महात्मा गांधी मरीन, उत्तरी बटन द्वीप, मध्य बटन द्वीप, माउंट हैरियट, रानी झांसी मरीन और सैडल पीक, ये अंडमान निकोबार के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। इसके अलावा टर्टल द्वीप, बैरन द्वीप, ये सर्वाधिक 96 वन्यजीव अभ्यारण्य अंडमान में स्थित हैं। दिल्ली में दोस्तों कोई नेशनल पार्क नहीं है, लेकिन असोला भाटी इंदिरा प्रियदर्शनी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट। दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर भारत में 1973 में बाघों के संरक्षण के लिए और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में हाथियों के संरक्षण के लिए, ये और इंडियन राइनो विजन 2020 ये 2005 में प्रारंभ किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर बहुत बार पूछता है किस सन में प्रारंभ किया गया, 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में और इंडियन राइनो विजन यानी भारतीय गैंडा विजन 2020 ये वर्ष 2005 में प्रारंभ किया गया था। अब आइए देखते हैं यूनेस्को की सूची में शामिल जैव आरक्षित क्षेत्र। तो पहला है नीलगिरी। नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में विस्तृत है और ये वर्ष 2000 में यूनेस्को सूची में शामिल हुआ था। दूसरा मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु राज्य में है, 2001 में ये यूनेस्को सूची में शामिल हुआ। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व ये पश्चिम बंगाल राज्य में है, 2001 में ही शामिल हुआ था। नंदा देवी आप जानते हैं उत्तराखंड में है, 2004 में ये यूनेस्को सूची में शामिल हुआ। नोकरेक मेघालय में स्थित है, 2009 में शामिल हुआ। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में ये भी 2009 में, तथा सिमलीपाल उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 2009 में ही, यानी नोकरेक, पंचमढ़ी और सिमलीपाल ये वर्ष 2009 में यूनेस्को सूची में शामिल हुए। अमरकंटक और अचानकमार ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित हैं, 2012 में यूनेस्को की सूची में शामिल किए गए थे। इसी प्रकार ग्रेट निकोबार जो है बायोस्फीयर रिजर्व अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, 2013 में इसे शामिल किया गया था। अगस्त मलाई तमिलनाडु में स्थित है, 2016 में, और लेटेस्ट कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम राज्य में स्थित है, जिसे कि 2018 में यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो नीलगिरी वर्ष 2000 में ये प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र था। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये जैव सुरक्षा से संबंधित है। और किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है? तो आनुवांशिक विविधता का प्रयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत को सर्वप्रथम किसने जैव भौगोलिक क्षेत्रों यानी बायो जियोग्राफिकल क्षेत्रों और जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया था? रोजर और पनवार। रोजर और पनवार ने भारत को सबसे पहले जैव भौगोलिक क्षेत्रों और जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया था। अरीबादा क्या है? दोस्तों कछुओं की कुछ प्रजातियों की व्यापक घोंसला प्रक्रिया को अरीबादा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के लिए वर्ष 1961 में स्थापित वर्ल्ड वाइल्ड फंड WWF का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये ओस्लो नॉर्वे में स्थित है WWF का मुख्यालय। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क स्थित हैं? तो ये है आपका मध्य प्रदेश। यहाँ पर सर्वाधिक
नेशनल पार्क स्थित हैं। जैव सुरक्षा का कार्टाजेना प्रोटोकॉल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? दोस्तों, पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थापित किया गया है? जामनगर, गुजरात में। और उड़ने वाली छिपकली जिसको कि ड्रैको कहा जाता है, ये भारत में कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट के वनों में ड्रैको छिपकली पाई जाती है जो कि उड़ती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? ये नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में स्थित है। 1936 में स्थापित किया गया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान और प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत अधिसूचित प्रथम टाइगर रिजर्व है। और इसका पहले नाम क्या था? तो याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट का पहले नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था। अगला प्रश्न है, विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है? तो ये काजिन द्वीप है जो कि सेशेल्स में स्थित है। भारत में पक्षियों का प्रथम वन्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? वेदांथंगल, तमिलनाडु में भारत में पक्षियों का प्रथम वन्यारण्य स्थापित किया गया है। भारत का प्रसिद्ध नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कितने राज्यों में विस्तृत है? तो ये कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल यानी 3 राज्यों में विस्तृत है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? बारहसिंघा के लिए। और भारत का प्रसिद्ध फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर्स, ये फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान किन पर्वतारोहियों ने खोजा था? तो दोस्तों, फ्रैंक स्माइथ और होल्ड्सवर्थ ने भारत का प्रसिद्ध फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र को खोजा था। किसे गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है? तो डॉल्फिन को गंगा टाइगर की उपमा दी जाती है। आइए देखते हैं पक्षी अभयारण्यों के बारे में। बर्ड सेंचुरी, दोस्तों, घाना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में स्थित है आपका। इसके अलावा रंगनथिट्टू पक्षी विहार मांड्या कर्नाटक में है। बेदाथांगल पक्षी विहार कांचीपुरम तमिलनाडु में। नीलापट्टू पक्षी विहार नेल्लौर आंध्र प्रदेश में। सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम हरियाणा में। सलीम अली पक्षी विहार चेराओ मांडवी नदी के पास गोवा में स्थित है। कौंडिन्या पक्षी विहार चित्तूर आंध्र प्रदेश में है। चिल्का पक्षी विहार पुरी के पास उड़ीसा में है। और कुमाराकाम पक्षी विहार या बेम्बनाथ पक्षी विहार ये कोट्टायम केरल में स्थित है। तो ये प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य थे, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, मानस जैव मंडल मानव और जैव मंडल कार्यक्रम MAB मैंड एंड बायोडाइवर्सिटी कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों, यूनेस्को द्वारा 1971 में अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में मानव और जैव मंडल कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। जैव विविधता के बाद आइए देखते हैं क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण कौन से हैं? ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण ये जलवायु परिवर्तन के कारण हैं। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? जोसेफ फोरियर ने। और किसी गैस का वैश्विक तापन विभव यानी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP किन बातों पर निर्भर करता है? तो दोस्तों, उस गैस के अणुओं की दक्षता और उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर किसी गैस का वैश्विक तापन विभव निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली वह ग्रीन हाउस गैस जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है? तो ये जलवाष्प या वाटर वेपर होता है। दोस्तों, वर्ष 2015 में पेरिस समझौता हुआ था। तो पेरिस समझौते में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसके अंतर्गत यह लक्ष्य है कि 21वीं शताब्दी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड या यदि संभव हो तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक न होने पाए। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष से प्रभावी हुआ था? 2005 से। और वह सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे अधिक प्रभावित होगा? तो ये है आर्कटिक और ग्रीनलैंड का हिम चादर, ये ग्लोबल वार्मिंग से सबसे अधिक प्रभावित होगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का तापमान क्यों बढ़ता है? तो इसका कारण ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो सूर्य के विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है, जिससे कि तापमान बढ़ने लगता है।
अगला प्रश्न है मीथेन गैस के उत्सर्जन के प्रमुख प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? तो आर्द्रभूमियाँ, समुद्र और हाइड्रेट्स जो हैं ये मीथेन गैस के उत्सर्जन के प्रमुख प्राकृतिक जो हैं वो केंद्र हैं। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो वर्ल्ड्स रिसोर्स इंस्टीट्यूट और वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास किया गया था। विश्व के तापमानों पर आंकड़े प्राप्त करने के लिए वैश्विक वायुमंडल निगरानी स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? ये 3 देशों अल्जीरिया, ब्राज़ील और केन्या में दुनिया के तापमानों के आंकड़े प्राप्त करने के लिए वैश्विक वायुमंडल निगरानी स्टेशन 3 देशों अल्जीरिया, ब्राज़ील और केन्या ABK अल्जीरिया, ब्राज़ील, केन्या में स्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक किससे प्राप्त किया जाता है? आइस कोर से। तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव होता है वो बर्फ़ की चादरों या आइस कोर पर पड़ता है, तो इसलिए इसे क्रायोजेनिक संकेतक जलवायु परिवर्तन का कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिम तत्व या आइस कोर किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेदकर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना होता है। तो आइस कोर एक बेलनाकार नमूना होता है जो कि किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद करके प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कौन सी पद्धतियां मृदा में कार्बन प्रच्छादन या संग्रहण में सहायक होती हैं? तो ये हैं समोच्च बांध या कंटूर बंड या अनुपद सस्यन तथा शून्य जुताई। ये कार्बन प्रच्छादन या संग्रहण में जो हैं ये सहायक होती हैं। अगला प्रश्न है किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हरित जलवायु कोष या ग्रीन क्लाइमेट फंड के गठन का प्रावधान किया गया था? ये कानकुन सम्मेलन मैक्सिको में जो 2010 में आयोजित किया गया था, इसमें एक हरित जलवायु कोष गठन करने का प्रस्ताव था। हरित जलवायु कोष के गठन का क्या उद्देश्य था? तो दोस्तों विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए अनुकूल और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देना हरित जलवायु कोष का जो है उद्देश्य था। यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो क्या होगा? दोस्तों कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर एवं महासागर की खाद्य श्रृंखला पर इसका अत्यंत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में वर्ष 1979 में। और कौन सी घटनाएं वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को दर्शाती हैं? दोस्तों हिमानी का पिघलना, सागरीय तल का बढ़ना, मौसमी दशाओं में परिवर्तन और वैश्विक तापन में वृद्धि, ये सभी घटनाएं ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को दर्शाती हैं। अगला प्रश्न है वैश्विक तापमापन के कारण एल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने से किन 2 देशों को अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं फिर से निर्धारित करनी पड़ेंगी? तो ये इटली और स्विट्जरलैंड को एल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने के कारण अपनी सीमा रेखा फिर से निर्धारित करनी पड़ेगी। अगला है देखिए दोस्तों जलवायु परिवर्तन के बारे में देखते हैं। ऊर्जा की बचत करके पृथ्वी को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष मार्च माह के अंतिम शनिवार को अर्थ आवर या पृथ्वी काल मनाया जाता है। इसका समय 8:30 से 9 PM ये होता है। 8:30 से 9:30 PM के लिए बत्तियां बुझा दी जाती हैं। और वर्ष 2020 में 28 मार्च को पूरे विश्व में अर्थ आवर मनाया गया। इसमें 187 देशों के 7,000 से अधिक देशों ने भाग लिया था, 7,000 से अधिक शहरों ने। और ग्रीन ग्रुप वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित यह अर्थ आवर का 14वां संस्करण था। इसका विषय था जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज। तो अर्थ आवर दोस्तों पर्यावरण संरक्षण या ऊर्जा की दक्षता या ऊर्जा के बचत के उद्देश्य से मनाया जाता है, जिसमें कि मार्च माह के अंतिम शनिवार को जो है वो सभी बत्तियों को 8:30 से 9:30 के बीच बुझा दिया जाता है। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि पर अपनी सहमति कब प्रदान की है? 8 अगस्त 2017 को। और IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की पहली रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? IPCC की पहली रिपोर्ट दोस्तों वर्ष 1990 में प्रकाशित हुई थी। कार्बन पॉजिटिव और कार्बन निगेटिव दोस्तों का भूटान जो है, भूटान भारत के बगल में एक छोटा सा देश है, पहाड़ी देश है। ये एक कार्बन निगेटिव देश है और यह प्रतिवर्ष वायुमंडल से 6 मिलियन टन कार्बन अवशोषित करता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहां पर सभी देश कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहे हैं, वहीं भूटान एक कार्बन निगेटिव देश के रूप में स्थापित है।
अब आइए देखते हैं ओजोन परत संरक्षण। ओजोन परत संरक्षण और ओजोन परत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है? समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन पर पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? ओजोन परत 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन आभा मंडल या ओजोन हैलो की खोज किसने की थी? GW केंट मूर ने ओजोन परत का जो है वो ओजोन आभा मंडल की खोज की थी। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज किसने की? ब्रायन गार्डिनर और जोनाथन सैकलिन ने। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? ये ओजोन परत के क्षरण को रोकने से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। दोस्तों, ओजोन परत को किस इकाई से नापा जाता है? ओजोन परत को मापने की इकाई डाप्सन यूनिट होती है। ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं? तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, हैलोन, 12, 11 और 1301 आदि गैसें जो होती हैं ये ओजोन परत क्षरण के लिए उत्तरदायी हैं। दोस्तों, ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत को कम से कम हानि पहुंचाते हैं ओजोन अनुकूल पदार्थ या ओजोन फ्रेंडली सब्सटेंस कहे जाते हैं। भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक है और त्रिवेंद्रम में सबसे कम है। सितंबर से अक्टूबर माह के मध्य में ओजोन परत की मोटाई में सबसे अधिक कमी आती है। तो याद रखिएगा, भारत में जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सबसे अधिक और त्रिवेंद्रम केरल में सबसे कम है। दोस्तों, वायु में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्वसनीय सूक्ष्म कण जो कि वायु में तैरते हैं उनका आकार 5 माइक्रोन से भी कम होता है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक जो है पोल्यूशन कहा जाता है, जो कि मानव द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जैव निम्नकणीय रहित प्रदूषक पर्यावरण के किस प्रकार में प्रवेश करते हैं? तो मानव जनित प्रदूषण के कारण जैव निम्नीकरणीय रहित प्रदूषक पर्यावरण में प्रवेश करते हैं। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलने वाले प्रदूषकों को प्राथमिक प्रदूषक या प्राइमरी पोल्यूटेंट कहा जाता है। और ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं उनको द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट यानी PAN ओजोन तथा स्मॉग किस प्रकार के प्रदूषक हैं? तो ये द्वितीयक प्रदूषक होते हैं। कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक तीव्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और ये अत्यंत जहरीली गैस है जो मानव के श्वसन तंत्र को प्रभावित करके उसकी सांस रोक देता है और मानव की मृत्यु हो जाती है। जब अकार्बनिक पोषक जैसे फास्फेट और नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं तो ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में किस घटना में वृद्धि करते हैं? दोस्तों, ये सुपोषण या यूट्रोफिकेशन उसे कहा जाता है जब अकार्बनिक पोषक तत्व जैसे फास्फेट और नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल हो जाते हैं। वाहनों में पेट्रोल के दहन के परिणाम स्वरूप कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? ये लेड होती है। और ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो ये जैव विघटित प्रदूषक या जैव निम्नीकरण प्रदूषक कहे जाते हैं। बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट कहे जाते हैं। अम्ल वर्षा। दोस्तों, एसिड रेन के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी होती हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है। अम्ल वर्षा या एसिड रेन के लिए नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैसें महत्वपूर्ण होती हैं। अम्ल वर्षा का मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मृदा का pH मान कम हो जाता है अम्ल वर्षा से। एस्बेस्टस फाइबर से युक्त वातावरण में अधिक समय तक रहने से कौन सा रोग हो जाता है? ये एस्बेस्टोसिस रोग हो जाता है दोस्तों, एस्बेस्टस फाइबर से युक्त वातावरण में अधिक समय तक रहने के कारण। जैव उपचारण बायो रेमिडिएशन से क्या तात्पर्य है?
तो जीवों द्वारा पर्यावरण से विषाक्त पदार्थों के निष्कासन को जैव उपचारण कहा जाता है। एक तथ्य देखते हैं दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक यानी कूलेंट के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विपणन सामान्यतः मैफ्रोन बांड नाम के अंतर्गत किया जाता है और ये सामान्यतः हैलोनिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े संयंत्रों में अमोनिया को भी प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैवोपचार यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? इसे स्वस्थानीय जैवोपचार या इन सीटू बायो रेमेडिएशन कहा जाता है। और यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर उसका जैव उपचारण किया जाता है तो इस प्रक्रिया को बाह्य स्थानीय जैवोपचार या एक्स सीटू बायो रेमेडिएशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रदूषकों को जड़ों एवं पत्तियों में संग्रहित कर जैवोपचार करना क्या कहलाता है? तो ये फाइटो निष्कर्षण, फाइटो एक्सट्रैक्शन कहा जाता है प्रदूषकों को जड़ों और पत्तियों में संग्रहित कर जैवोपचार करना। दोस्तों, ओजोन परत या ओजोन लेयर की खोज चार्ल्स फैब्री और हेनरी बुसान ने की थी। तो याद रखिएगा, ओजोन परत की खोज चार्ल्स फैब्री और हेनरी बुसान ने की थी। चेरनोबिल जो कि यूक्रेन में स्थित है, यहाँ पर परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना कब हुई थी? 26 अप्रैल 1986 को, और ये अभी तक की सबसे खतरनाक या सबसे बड़ी परमाणु दुर्घटना है। अब आइए देखते हैं प्रदूषक और उनके प्रमुख दुष्प्रभाव। ये मिलान करने के लिए ये प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, श्वास से संबंधित रोग। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उससे संबंधित समस्या उत्पन्न करते हैं। धूल कण यकृत और वृक्क को क्षति पहुंचाते हैं। और सीसा यानी लेड से कैंसर होता है। तो लेड जो है वो कैंसर कारक के रूप में जो है वो प्रदूषक है। भारत की कौन सी नदी अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कही जाती है? तो ये है दामोदर नदी। अगला प्रश्न है, आप जानते हैं पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? ये है ब्लू बेबी सिंड्रोम या मिथेनोग्लोबिनीमिया। मिथेनोग्लोबोनीमिया जो रोग है ये ब्लू बेबी सिंड्रोम को कहा जाता है। सिगरेट के धुएं में कौन सा प्रदूषक है? कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन सिगरेट के धुएं में पाए जाते हैं। ग्रीन मफलर किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? ये ध्वनि प्रदूषण। पेड़ जो हैं वो सड़कों के किनारे दोस्तों पेड़ों की कतारें लगाई जाती हैं ताकि ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सके, जिसको ग्रीन मफलर कहा जाता है। अधूरे प्रज्वलन के कारण कार में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि ये पॉलीमर से निर्मित होते हैं और इसको जो है अपघटित नहीं किया जा सकता है। भोपाल गैस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से किस गैस का रिसाव हुआ था दोस्तों? तो ये गैस थी MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला प्रश्न है, इंसिनरेटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इंसिनरेटर शब्द का प्रयोग कूड़े कचरे को जलाने के लिए किया जाता है। भारत में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? वर्ष 1974 में भारत में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था। कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो हाइड्रोजन जो है ये न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। दोस्तों, सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड है। पार्थेनियम या गाजर घास के परागकणों से कौन सा रोग होता है? चर्म रोग और दमा, ये गाजर घास के परागकणों से होने वाला रोग है। लाइकेंस किस प्रकार के प्रदूषक के सबसे अच्छे संकेतक होते हैं? वायु प्रदूषण के संकेतक हैं लाइकेंस। नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो ये दोस्तों ऊष्मीय प्रदूषण या थर्मल पोल्यूशन होता है नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से। अगला प्रश्न देखते हैं, इटाई रोग किसके या किस धातु के कारण होता है? कैडमियम के कारण। सीसा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इसमें बेंजीन, टाल्यून और जाइलिन मिलाया जाता है। लेड रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए बेंजीन के कारण कौन सा रोग होने की संभावना है? तो ये रक्त कैंसर होने की संभावना बेंजीन से होती है। सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस नामक रोग किस प्रकार के धूल कणों से होते हैं? सिलिका और एस्बेस्टस युक्त धूल कणों से सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस रोग होते हैं। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं? आर्सेनिक और फ्लोराइड।
अगला प्रश्न है, कोयला उद्योग में संलग्न व्यक्तियों को सामान्यतया कौन सा रोग हो जाता है? तो ये है दोस्तों न्यूमोकोनियासिस रोग कोयला उद्योग में संलग्न व्यक्तियों को हो जाता है। भारत में प्रायः सभी अपमार्जकों को किस पदार्थ की अधिकता पाई जाती है? फास्फेट की अधिकता सभी अपमार्जकों में पाई जाती है। किस उद्योग में संलग्न लोगों में बीसिनासिस रोग होने की संभावना होती है? तो कपड़ा उद्योग में जो लोग लगे हुए हैं उनको बीसिनासिस रोग होने की संभावना होती है। जल में कार्बनिक यौगिकों का मापन सर्वाधिक किस पद्धति से किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी से। ब्लैकफुट नामक रोग किस कारण होता है? पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता के कारण ब्लैकफुट नामक रोग होता है। तो ब्लैकफुट ये दोस्तों आर्सेनिक से होता है। किस पादप को जलीय विषाक्त पदार्थों के अवशोषण के रूप में जाना जाता है? तो ये है जलकुंभी। ये जल में विषाक्त पदार्थों का अवशोषण कर लेता है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन का मापन कैसे किया जाता है? रेडियो सक्रिय फोर्सिंग के द्वारा ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन का मापन किया जाता है। जीरोडर्मा पिगमेंटोसिस दोस्तों, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम नामक रोग किस प्रकार के विकिरण के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को होता है? ये पराबैंगनी विकिरण या अल्ट्रावायलेट विकिरण से संवेदनशील जो व्यक्ति होते हैं इनको जीरोडर्मा पिगमेंटोसम नामक रोग होता है। आइए देखते हैं यहाँ पर प्रमुख वायु प्रदूषक और उनसे प्रभावित होने वाले अंग। एस्बेस्टस धूल से मानव का फेफड़ा प्रभावित होता है, सीसा से मस्तिष्क, पारा से उदर और कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त वाहिकाएं प्रभावित होती हैं। दोस्तों, इंडोर वायु प्रदूषण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडान गैस होती है। इससे फेफड़े का कैंसर और रक्त कैंसर होता है। तो रेडान गैस इंडोर वायु प्रदूषण है और इससे फेफड़े और रक्त का कैंसर हो सकता है। आइए देखते हैं पर्यावरणीय संस्थाएं और संगठन तथा उनका उद्देश्य। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम UNEP की स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है और इसके सदस्य देशों की संख्या 193 यानी 193 है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का उद्देश्य वैश्विक, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय पर्यावरण परिस्थितियों में प्रवृत्तियों का आकलन करना और राष्ट्रीय पर्यावरणीय उपकरण विकसित करना है। अगला संस्था है या अगला संगठन है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना अक्टूबर 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों ग्लांड, स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके 1300 सदस्य हैं। IUCN में देश और अन्य संगठन जो हैं वो सदस्य बन सकते हैं। इसकी स्थापना प्रकृति संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में कार्य करने के लिए की गई थी। अगला संगठन है वन्य पादप एवं जंतुओं की संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय यानी साइट्स या वाशिंगटन कन्वेंशन या साइट्स CITES। इसकी स्थापना वर्ष 1973 में की गई थी। मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है और सदस्य देशों की संख्या 183 है। साइट्स का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों और पादपों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनकी उत्तरजीविता के लिए संकट उत्पन्न न करे। अगला संगठन है दोस्तों वन्य जंतुओं की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय। इसकी स्थापना 1979 में हुई थी, जिसका मुख्यालय बान शहर, जर्मनी में है। कुल सदस्य 313 हैं और यह अभिसमय प्रवासी पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए वैश्विक मंच प्रदान करता है। प्रवासी पक्षियों के लिए या प्रवासी पशु पक्षियों जैसे कि हमारे यहाँ साइबेरियन पक्षी ठंडी के दिनों में आते हैं, तो इनके संरक्षण से संबंधित है ये वन्य जंतुओं की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय। अगला संगठन है दोस्तों विश्व वन्य जीव कोष या वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर WWF। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। ग्लांड, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और इसके सदस्य देशों की संख्या 100 और यह पर्यावरण संरक्षण, शोध और पुनर्स्थापना के लिए कार्य करता है। अगला जो संगठन है दोस्तों, अगला संगठन आपका है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। ये इसकी स्थापना 1922 में की गई थी। सदस्य देशों की संख्या 121 है और वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल का मुख्यालय कैम्ब्रिज, यूनाइटेड किंगडम में है। और ये जो संगठन है ये पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण करके वैश्विक जैव विविधता यानी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण करता है।
अगला संगठन है वर्ल्ड इंस्टीट्यूट यानी विश्व संस्था। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और ये पौष्टिक भोजन और नवीकरणीय ऊर्जा तथा सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। ग्रीन पीस, दोस्तों ग्रीन पीस एक महत्वपूर्ण संस्था है। इसका जो मुख्यालय है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी और ग्रीन पीस संस्था जो है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, निर्वनीकरण, आनुवांशिक अभियांत्रिकी आदि पर ध्यान केंद्रित करता है। वेटलैंड इंटरनेशनल, इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। वेजनिंजन नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है और ये आर्द्रभूमियों के क्षरण को रोकने और उनको नष्ट आर्द्रभूमियों को पुनः पूर्वावस्था में लाने के लिए कार्य करता है। रॉटरडम कन्वेंशन, इसकी स्थापना 1998 में की गई थी। सदस्य इसके 157 हैं। मुख्यालय रॉटरडम नीदरलैंड में स्थित है और रॉटरडम कन्वेंशन का उद्देश्य है मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को हानिकारक प्रभाव से सुरक्षा के लिए जो पक्षकार राष्ट्र हैं उनके मध्य हानिकारक अपशिष्टों के अंतर्राष्ट्रीय संबंध में व्यापार पर सरकारी प्रयासों पर बल देना है। आइए देखते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन। दोस्तों इसकी स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी। 152 सदस्य हैं और स्टॉकहोम कन्वेंशन का मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन में है। ये अनवरत जैविक प्रदूषकों यानी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट के प्रयोग को समाप्त करने अथवा उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्य करता है। अब पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित जो विविध या मिसलेनियस टाइप के प्रश्न हैं उनके बारे में देखते हैं। पगमार्क तकनीक या पगमार्क टेक्नोलॉजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये वन्य जंतुओं की संख्या के आकलन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? सतत विकास से। रियो डी जेनेरियो के पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ये प्रस्तुत किया गया था, एजेंडा 21। अगला प्रश्न है इको मार्क क्या होता है? तो दोस्तों इको मार्क पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रदान किया गया प्रमाणन चिन्ह होता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? ये पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। और ग्लोबल 500 पुरस्कार वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा स्थापित किया गया था और वर्ष 1987 में अनिल अग्रवाल इन्होंने भारत की पर्यावरणीय स्थिति रिपोर्ट 1982 प्रस्तुत की थी और वर्ष 2003 में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जो कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं उनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ग्लोबल 5 पुरस्कार ये भारत में अनिल अग्रवाल और बिंदेश्वर पाठक को प्रदान किया जा चुका है। अगला प्रश्न है किस देश में प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है? ये है फ्रांस। और किस पर्यावरण कार्यकर्ता को वृक्ष मानव कहा जाता है? चंडी प्रसाद भट्ट जो कि चिपको आंदोलन से संबंध रहे हैं, इनको ट्री मैन कहा जाता है। अगला प्रश्न है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस लिए प्रदान किया जाता है? स्वच्छ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान जो कि नीरी NEERI कहा जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च, ये नागपुर में स्थित है। नीरी नागपुर याद रखेगा। पेरियार गेम अभ्यारण्य केरल किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बाघों के लिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था? तो ये 1982 में गठित किया गया था केंद्रीय गंगा प्राधिकरण। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रकाशित हुई थी? कई बार परीक्षाओं में पूछा है। वर्ष 2008 में भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना प्रकाशित हुई थी। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, भारतीय वन्यजीव संस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं हरित अर्थव्यवस्था में हरित GDP की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम देश कौन सा है? ये चीन है। और पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा था? तो ये चिपको आंदोलन का नारा था, याद रखिएगा। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये यूपी स्पेशल से संबंधित क्वेश्चन है, याद रखिएगा। झांसी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। अमृता देवी पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए किए गए कार्यों के लिए अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। और कौन सा जंतु विश्व वन्य जीव कोष यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का शुभांकर या उसका पहचान चिन्ह है? ये है पांडा।
अगला प्रश्न है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के गठन से पूर्व इस मंत्रालय का क्या नाम था? इसका नाम था महासागर विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है, यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था? वर्ष 1993 में। और सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? दोस्तों, ये पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सासाकावा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब आइए देखते हैं इस चार्ट के माध्यम से कुछ आंदोलन और उनसे संबंधित व्यक्ति। चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन से जो संबंधित व्यक्ति रहे हैं, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट। नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटेकर और बाबा आमटे। मैती आंदोलन से कल्याण सिंह रावत। और बिश्नोई आंदोलन से संत जम्भोजी और अमृता देवी बिश्नोई, ये बिश्नोई आंदोलन से संबंधित रहे हैं। अगला देखते हैं, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में वर्ष 1992 में। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में वर्ष 1918 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला है दोस्तों, कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी गई थी, तो याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन और संधियां। अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन या स्टॉकहोम सम्मेलन, जिसको कि पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, 1972 में ये संधि हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई थी। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय जो किया गया था, इसी स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में किया गया था। और मानव विकास और पर्यावरण के मध्य संघर्ष को कम करने की दिशा में यहाँ पर प्रथम प्रयास किया गया था। हेलसिंकी सम्मेलन 1974 में ये सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किया गया था। इसके अलावा लंदन सम्मेलन 1975 में समुद्र के कचरे के निस्तारण और प्रतिषेध के लिए। यूरोपीय वन्यजीव और प्राकृतिक निवास क्षेत्र संरक्षण सम्मेलन 1979 में प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया गया था। तथा वियना सम्मेलन, दोस्तों वियना सम्मेलन 1985 में ओजोन स्तर या ओजोन परत के संरक्षण के लिए किया गया था। अगला देखते हैं, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया था, जिसको कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में ही 16 सितंबर 1987 को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। रियो सम्मेलन, या जिसको कि पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है, ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 1992 में आयोजित किया गया था। पर्यावरण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा एजेंडा 21 को स्वीकृत किया गया और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की स्थापना इसमें हुई थी। नैरोबी घोषणा पत्र 1997 में अंतर्राष्ट्रीय संधियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किया गया था। क्योटो सम्मेलन या क्योटो प्रोटोकॉल, जिसको कि पृथ्वी +5 सम्मेलन 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन था और 1997 में क्योटो सम्मेलन हुआ था। इसमें ग्रीन हाउस गैसों की पहचान और भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए और वर्ष 1990 के स्तर से 5% की कटौती करने का निर्णय क्योटो प्रोटोकॉल में किया गया था। माल्मो घोषणा पत्र, दोस्तों वर्ष 2000 में ये पर्यावरण संरक्षण में निजी क्षेत्र की भूमिका के लिए इसमें प्रयास किया गया था। इन्फोटेरा सम्मेलन डबलिन में 2000 में आयोजित हुआ था और पर्यावरण से संबंधित सूचना का विस्तार। जोहान्सबर्ग या रियो +10 सम्मेलन या पृथ्वी 10 सम्मेलन, ये 2002 में सतत विकास पर विशेष बल दिया गया तथा विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर सहमति हुई थी। अगला है मॉन्ट्रियल सम्मेलन 2005 में UNFCCC के प्रावधान में किया गया। यह विकसित देशों द्वारा 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना तथा वर्ष 1990 के स्तर तक लाने का इसमें प्रयास किया गया था। ये देखिए, नूसा दुआ सम्मेलन बाली रोड मैप 2007 में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की दर को वर्ष 2050 तक वर्ष 2000 के स्तर पर लाने का प्रस्ताव था। कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 में आयोजित किया गया था। इसको पोस्ट क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है और विकसित और औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा 2020 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी कटौती का प्रावधान किया गया और लो कार्बन इकोनॉमी की परिकल्पना इसमें की गई।
दोस्तों कानकुन सम्मेलन 2010 में आयोजित किया गया था और इसमें हरित जलवायु कोष यानी ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करने का निर्णय किया गया था। एक महत्वपूर्ण है, देखिए, डरबन सम्मेलन, जिसको कि कोप 17 कहा जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 17, 2011 में आयोजित किया गया था और डरबन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ग्रीन क्लाइमेट फंड की संकल्पना की गई थी। दोहा सम्मेलन, जिसको कि कोप 18 कहा जाता है, 2012 में, इसमें CDM यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत प्रदूषण को कम करने का प्रयास किया गया था। Rio+20 सम्मेलन, इसको पृथ्वी 20 सम्मेलन कहा जाता है, ये 2012 में आयोजित किया गया था और पृथ्वी सम्मेलन के 2 दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास सम्मेलन था, जिसमें द फ्यूचर वी वांट मसौदा प्रस्तुत किया गया और इसमें ग्रीन इकोनॉमी पर बल दिया गया था। अगला प्रश्न है वार्सा सम्मेलन कोप 19, ये 2013 में ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने पर सहमति इसमें हुई थी। और लीमा सम्मेलन दोस्तों कोप 20 2014 में आयोजित किया गया था। वर्ष 2070 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को समाप्त करने के लिए विश्व की देशों की प्रतिबद्धताएं स्वीकृत की गई थी। पेरिस सम्मेलन या कोप 21 2015 में कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि थी। बाब इगली सम्मेलन मोरक्को में कोप 22 के नाम से जानी जाती है, 2016 में हमारी जलवायु और सतत विकास के लिए माराकेश कार्रवाई की उद्घोषणा इसमें की गई थी। बान सम्मेलन दोस्तों जर्मनी में कोप 23 2017 में आयोजित की गई थी। फिजी मोमेंटम फॉर इम्प्लीमेंटेशन इसमें प्रस्तुत किया गया था। इसके अलावा कोटोवाइस सम्मेलन जो पोलैंड में, इसको कि कोप 24 कहा जाता है, 2018 में आयोजित किया गया था। इसमें पेरिस समझौते के क्रियान्वयन पर विस्तृत नियमावली प्रस्तुत की गई थी। और अंतिम है मैड्रिड सम्मेलन स्पेन में, जिसको कि कोप 25 कहा जाता है, 2019 में आयोजित किया गया था। जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे देशों की मदद के लिए घोषणा का इसमें समर्थन किया गया था। तो दोस्तों ये था NCERT सार संग्रह श्रृंखला का पर्यावरण और पारिस्थितिकी खंड, जिसको कि हमने केवल एक वीडियो में कवर किया और इसमें उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। जैवमंडल, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत क्षरण, इन सब से जो प्रश्न आते हैं, साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण, सतत विकास आदि से संबंधित प्रश्नों को इसमें आपने देखा। ये प्रश्न जो हैं लाइन बाय लाइन सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आप इनको तैयार कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि बाद में आपके दोहराने के लिए बहुत ही मददगार होगा। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।